Welcome to Emerging Domain in Electronics Engineering. My name is Ranjana and I have been teaching at Access Colleges. Today we'll talk about Emerging Domain in Electronics Engineering, जिसमें जो हम कंटेंट पहले कवर करने वाले हैं, आप देख सकते हैं कि दिस कंटेंट कैरीज दीज ऑल पॉइंट्स जो हमें पढ़ने हैं इन कॉन्जिक्यूटिव लेक्चर्स. आज जो हम कवर करने वाले हैं वो एक्चुअल में सेमीकंडक्टर्स कवर करेंगे, बिकॉज वी ऑल नो कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो सभी जगह हमें मिलता है. चाहे आप कोई भी एग्जांपल लीजिए, आपके स्मार्टफोन्स हो, वॉचेस हो, आपके फ़ोन्स हैं, वो सारे ही क्या हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है. तो वो सारा ही जो एडवांसमेंट हो पाया वो एक्चुअल में क्रेडिट गोज़ टू सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. तो जो फर्स्ट कंटेंट है आज हमारा वो हम सेमीकंडक्टर्स कवर करेंगे. बिफोर आई स्टार्ट दिस कंटेंट अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं कुछ पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी विच इज़ अबाउट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग देर आर 3 कॉम्पोनेंट्स. अगर हम 3 कॉम्पोनेंट की बात करें तो पहला कॉम्पोनेंट है टीचर. अ टीचर हु रिप्रेजेंट्स यू द कोर्स, मीन्स एक सिस्टमैटिक वे में, एक लॉजिकल वे में वो आपको कोर्स कराता है या उस कंटेंट को आपके सामने प्रेजेंट करता है. अगर हम आपकी लर्निंग में इसका वेटेज देखें तो टीचर का वेटेज जो होता है वो 25% होता है. देन इट कम्स टू कोर्स कंटेंट. सेकेंड अगर कंपोनेंट देखें तो कोर्स कंटेंट है. कोर्स कंटेंट जो भी टेक्स्ट बुक्स आप रेफ़र करते हैं या आप किसी ऑनलाइन वीडियो के थ्रू पढ़ रहे हैं या अगर आप कुछ भी नेट पे सर्च करके पढ़ रहे हैं, तो दैट कम्स टू कोर्स कंटेंट कि आपने उस लर्निंग में वो कोर्स कंटेंट कहाँ से प्रेफर किया है. नेक्स्ट अगर हम इसकी भी वेटेज की बात करें तो ये भी हमारा 25% कैरी करता है वेटेज आपकी लर्निंग में. तो अगर हम थर्ड कंपोनेंट देखें तो दैट इज़ द स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट, और ये कंपोनेंट ऐसा है जो सबसे ज़्यादा वेटेज, मतलब 50% ऑफ वेटेज जो है आपके स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट को जाता है. मतलब आप जो स्टूडेंट कितना एफर्ट करता है किसी भी स्टडीज़ को या किसी भी लर्निंग के लिए, उस पर डिपेंडेंसी जो होती है वो आपकी स्टूडेंट की 50% होती है. एंड जो एक्सलेंट वे है आपकी टीचिंग को कवर करने का, अगर आप चाहें लर्निंग को कवर करने का, तो आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, विच इज़ एक्चुअली द एक्सलेंट वे ऑफ लर्निंग. जो ऑनलाइन क्लास आप प्रेफर करते हैं उसमें एक बेनिफिट मैं आपको बताना चाहूँगी, जो कि आप भी जानते ही हैं, कि आप जब भी चाहें, अगर आप ऑनलाइन पढ़ते वक्त कहीं पे भी आपको कोई डाउट आता है तो आप इन वीडियोस को रोक सकते हैं और उस कंटेंट को एक बार पेन और पेपर के थ्रू खुद सॉल्व कर सकते हैं एंड देन आगे बढ़ सकते हैं. तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. आई होप ये आपको हेल्प करेगी अगर आप इस चीज़ को फोकस करेंगे. नेक्स्ट, इन माई टीचिंग मेरा एक तरीका है पढ़ाने का जिसमें मैं कनेक्टिविटी पे बहुत ध्यान देती हूँ. मैं चाहती हूँ कि जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ें तो उसका आपका कनेक्टिविटी होनी चाहिए प्रीवियस टॉपिक से. मतलब आप नए टॉपिक पे जब भी जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि पिछले चीज़ों में आपने क्या पढ़ा, क्योंकि कनेक्टिविटी एक बेटर लर्निंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ माई आइडिया ऑफ लर्निंग. देन जस्ट टू मेक दिस कनेक्टिविटी मैं आपके साथ कुछ ऐसी अभी स्लाइड्स विद इन 3 to 4 मिनट्स डिस्कस करूँगी, जिसमें हम कुछ ऐसे पॉइंट्स पढ़ेंगे जो हमने 11th-12th में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं. ठीक है, तो दैट कम्स अंडर स्टेट्स ऑफ मैटर. उसके अंदर ही हम सबसे पहले स्टेट्स ऑफ मैटर देखें तो इसमें 3 टाइप्स में हमने देखा हुआ है कि मैटर हमारे 3 तरीके से प्रेजेंट हैं इन नेचर, विच इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. बेसिकली ये पिक्चर आपको शो करने का सिर्फ मेरा ये एम है कि आप देख सकें कि आपका जो स्मॉलेस्ट एंटिटी होती है किसी भी मटेरियल की, दैट इज़ एटम, तो वो सॉलिड्स में किस तरीके से स्टैक्ड है. ठीक है, एटम्स आप देख सकते हैं कि ये कोई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, और आप कह सकते हो कि यहाँ पे एटम्स जो हैं बहुत ही एक पैटर्न में कनेक्टेड हैं. और आप लिक्विड्स में देखें तो यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है. ठीक है, वैसे गैसेस में आप देख सकते हो कि एटम इतने दूर दूर हैं और वहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है. ठीक है, विद दिस कंटेंट हम आगे बढ़ेंगे और इसी पॉइंट को आगे फिर से डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट कम्स टू जो हमने अभी सॉलिड्स पढ़ा और उसमें देखा कि एटम्स कुछ एक पैटर्न में क्या हो रखे हैं, स्टैग्ड हैं. तो इनका जो रीज़न है, जो एटम्स के बीच में एक्चुअल में कुछ इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस हैं या बॉन्ड्स हैं जिसके बेसिस पे ये बाउंड होते हैं. दीज आर 4 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स. ठीक है, जिसके बारे में जो हमें फोकस करना है एक्चुअल में हम देखें तो वो आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे.
ओके। आयनिक बॉन्ड्स में क्या होता है, ठीक है। अब जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं वो हमारे डिफरेंट बॉन्ड्स हैं, आयनिक बॉन्ड्स एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स। जो यहाँ पे एक और बात है जो आपको कनेक्टिविटी के लिए याद रखनी है वो ये है कि इन सॉलिड्स एटम्स आर टाइटली पैक्ड इन लेटिस। एटम्स क्या हैं, टाइटली पैक्ड हैं लेटिस में, ओके। और इसी वजह से वो क्या करेंगे, अपनी मीन पोजीशन पे सिर्फ ऑसिलेट कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम सॉलिड्स में कोई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या हम कह सकते हैं डिफरेंस टेम्परेचर पे अगर हम इस सॉलिड को रखें, तो ये जो एटम्स हैं ये अपनी प्लेस पे फिक्स्ड हैं, ये कभी भी अपनी प्लेस छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये अगर हम इस पर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ वाइब्रेशन मिलेंगे। वो एटम्स क्या करेंगे, उस एनर्जी को गेन करके अपनी मीन पोजीशन पे टू एंड फ्रो मोशन में इस तरीके से वाइब्रेट करेंगे। आई थिंक ये सब हमने 11th-12th में कवर किया हुआ है, तो इसमें किसी को भी कोई चीज़ें डाउट नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट कम्स टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। फिर आप यही कहेंगे कि ये कनेक्टिविटी के लिए हमने 11th-12th में जो पढ़ा हुआ है वही सेम चीज़ अभी हम देख रहे हैं। एटम में हम अगर देखें तो हमें पता है कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस में कुछ प्रोटॉन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हैं। दीज 3 चार्ज पार्टिकल्स आर देयर, जिनमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। जो हमारे प्रोटॉन्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, मतलब इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे क्या करते हैं, इसी तरीके से डिफरेंट ऑर्बिट्स में मूव करते हैं डिपेंडिंग ऑन कि उनमें कितनी एनर्जी है या वो किस एनर्जी शेल में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये हमें ध्यान रखनी है कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। और दूसरी चीज़, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन, उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस से सबसे दूर है, ठीक है, सबसे दूर है। और अगर हम इस एटम में कभी कोई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि वो हमारे न्यूक्लियस से भी दूर हैं और वो एनर्जी को सबसे पहले गेन भी करते हैं, तो ये क्या करते हैं, इस लेटिस से, या हम कह सकते हैं कि इस एटम को छोड़ के ये बाहर मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से ही हम कंडक्टिविटी कर पाते हैं, ठीक है। दिस वॉज लिटिल इंट्रोडक्शन, और आप कह सकते हो कि एक रिकैप था अबाउट एटम, क्योंकि ये आगे कनेक्ट करेगा। तो अगर हम नेक्स्ट देखें तो मैंने आपको बताया कि हमें आयनिक बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग को यहाँ पे फोकस करना है, जिसमें से आयनिक बॉन्डिंग इज़ नथिंग बट हम कह सकते हैं कि जब भी कोई एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दे दूसरे एटम को, और उस टाइम जो उनके बीच में फोर्स होता है वो हमारा आयनिक बॉन्ड कहलाता है, या जो उनके बीच में बॉन्डिंग हुई है उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे Na और Cl ले रखा है, ठीक है, सोडियम और क्लोराइड। इन सोडियम हम देख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इज़ 11, और अगर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो दैट इज़ 2, 8 एंड 1। इट मीन्स आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है हमारे सोडियम के पास। क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे क्योंकि 17 इसका एटॉमिक नंबर है तो हम कह सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी ही होगी, 2, 8, 7। अब आप देखिए यहाँ पे जो नोटिस करने वाली बात यह है कि आउटर मोस्ट शेल में हमेशा एटम क्या कोशिश करता है कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, ठीक है, तभी वो स्टेबिलिटी को अचीव करता है या वो नोबल की तरफ बढ़ता है, फिर वो रिएक्टिव नहीं रहता है, ठीक है। तो आप देखें कि अगर ये Na अपना ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को ट्रांसफ़र कर दे, डोनेट कर दे, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी 2, 8 रह जाएगी, तो हम ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा इस मोमेंट। वैसे ही क्लोरीन में अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट शेल में और ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये भी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आयनिक बॉन्डिंग हो रही है। Na ईजिली अपना इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे रहा है और अदर क्या कर रहा है, उसे रिसीव कर ले रहा है। अब यहाँ पे जो एक और बात नोटिस करने वाली है वो ये कि Na पे हमने प्लस आयन उसे रिप्रेजेंट किया है और Cl को हम कह रहे हैं अब वो माइनस आयन हो गया है। तो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हमने देखा कि एटॉमिक नंबर ऑफ Na इज़ 11। Na की अगर हम बात करें तो 11 इलेक्ट्रॉनिक हमारा एटॉमिक नंबर था। 11 मीन्स अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 11 ही होंगे, ठीक है, जब उसने अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं किया था Na के फॉर्म में।
लेकिन अब क्योंकि वो मोर स्टेबल बनना चाहता है, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, तो इसमें हम देखें कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो 10 हो जाएंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हमारे न्यूक्लियस में है वो तो सेम 11 ही रहेंगे। इट मीन्स अब पूरे ही एटम में हम अगर देखें पॉजिटिव और नेगेटिव का रेशियो, तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, इसलिए हम इसे Na+ से डिनोट करते हैं। वैसे ही क्लोरीन में क्या हो रहा है, क्लोरीन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से एक्स्ट्रा ले रहा है। इट मीन्स एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन इसमें इनिशियली प्रेजेंट थे, ठीक है, प्लस और माइनस। लेकिन इस मोमेंट क्या हो रहा है, ये क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर से किसी और से ले रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जा रहे हैं, मीन्स नेगेटिव चार्ज इसमें इंक्रीज कर जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसीलिए हमने क्लोरीन को यहाँ पे माइनस के साथ रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट, ये तो हो गया कि हमने Na+ और Cl- रिप्रेजेंटेशन इसलिए किया। तो यहाँ पे एक और कनेक्टिविटी आप रख सकते हैं कि Na ने डोनेशन का काम किया, उसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि डोनेशन इज़ गुड, ऐसे हम याद कर सकते हैं कि डोनेशन इज़ गुड, इसलिए इसे हमने Na+ आयन से रिप्रेजेंट किया है। और Cl ने क्या किया है, इसने एक्चुअल में बोरो का काम किया है, और बोरो इज़ नॉट दैट गुड, किसी से हम कुछ ले रहे हैं वो इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसलिए बस जस्ट टू रिमाइंड, बहुत एक फ़नी सा भी तरीका है याद करने का, पर मैं आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग थिंक क्लियर रहेगा कि जब भी बोरो हम कर रहे हैं तो हम इसे क्या कर रहे हैं, Cl-, मतलब हम उस आयन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उसने किसी से बोरो करी है चीज़, इसलिए वो नेगेटिव आयन से रिप्रेजेंट होता है। नेक्स्ट कम्स टू कोवेलेंट बॉन्ड। देन कोवेलेंट बॉन्ड, जब भी कोई भी एटम शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की, तब जो बॉन्डिंग होती है उन एटम्स के बीच में, वो हम कोवेलेंट बॉन्ड्स की तरह उसको नाम देते हैं। मोस्टली जिन एटम्स में अगर हम देखें आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो, वो प्रेफर करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाना, ठीक है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नथिंग बट, वो बॉन्ड हम कह सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से हम जानते हैं। ओके, नेक्स्ट कम्स टू, क्योंकि हमें सेमीकंडक्टर समझना है, तो उससे पहले क्योंकि हम जानते हैं कि 11th-12th में हमने कवर किया हुआ है व्हाट आर कंडक्टर्स एंड व्हाट आर इंसुलेटर्स, तो इसका थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन। कंडक्टर्स, जिसमें हम जानते हैं कि चार्ज इजीली फ्लो कर सकता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं अपने थ्रू, ठीक है। तो दीज आर कंडक्टर्स। कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें तो कॉपर, सिल्वर, ये सब हम जानते हैं। इंसुलेटर्स की बात करें तो इंसुलेटर्स आर दोज विच डू नॉट पास इलेक्ट्रिसिटी, और जिसमें हम कह सकते हैं कि चार्ज पास नहीं होता है, ठीक है। और उसके एग्जांपल्स देखें तो वुड, प्लास्टिक, रबर और एयर आर एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर्स। देन इट कम्स टू व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स, जो आज का टॉपिक है हमारा एक्चुअल में। अब हम उस पर आए हैं कि सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे मैंने एक आपको आईसी का पिक्चर बना के दे दिया है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर्स ही हम इतना एडवांसमेंट कर पा रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स आर दोज विच आर हैविंग कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है। तो इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बीच की कंडक्टिविटी इसमें होती है। क्या इस बात का मतलब है, आगे हम और समझेंगे। हम देखेंगे कि यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जो बॉन्ड्स बने होंगे यहाँ पे एटम्स के बीच में वो कोवेलेंट बॉन्ड्स बने होंगे। ओके, कुछ एग्जांपल्स जो कि सिलिकॉन और जर्मेनियम हैं हमारे सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल। और कंडक्टिविटी के बेसिस पे आगे चल के हम देखते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। लेकिन देखें, अगर हम कंपेयर करें तो इंसुलेटर्स से ज़्यादा कंडक्टिव होते हैं हमारे सेमीकंडक्टर्स, और कंडक्टर्स से अगर हम कंपेयर करें तो लेसर कंडक्टिव होते हैं। ओके, तो दीज आर सेमीकंडक्टर्स, काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन। और जब भी हम सेमीकंडक्टर्स को एक्सप्लेन करते हैं तो हमें ये एनर्जी बैंड डायग्राम बहुत हेल्प करता है बेसिकली, जिससे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स। तो इन सेमीकंडक्टर्स आप देखें, हम कंपेयर कर रहे हैं अपने वही कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स से। तो आप देखें कि जो वैलेंस बैंड है इन कंडक्टर्स, वैलेंस और कोवेलेंट हमारा जो कंडक्शन बैंड है वो क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, या हम कह सकते हैं ओवरलैप कर रहा है। इस बात का यही मतलब है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे वैलेंस बैंड में होते हैं कंडक्टर्स में, वो आप कह सकते हो कि वो ऑलवेज अवेलेबल हैं इन कंडक्शन। जैसे अभी हमने एटम देखा था तो हमने बताया कि आपको आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और उस बैंड को हम वैलेंस बैंड कहते हैं। जब ये वैलेंस बैंड यहाँ वैलेंट बैंड से ये इलेक्ट्रॉन बाहर मूव कर जाता है, तभी हम कहते हैं कि ये अब कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो गया है,
या हम कह सकते हैं कि हम इसे कंडक्शन बैंड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो इन कंडक्टर्स हम देख सकते हैं कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं है, मतलब हमें कभी भी कोई एनर्जी नहीं प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जो भी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में होंगे दोज आर ऑलवेज अवेलेबल इन कंडक्शन बैंड। ओके, देन कम्स टू सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में अगर हम देखें तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक गैप दिख रहा है हमें, जिसे हम बैंड गैप भी कहते हैं या हम इसे फॉरबिडन गैप भी कहते हैं। ठीक है, इट मीन्स कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर वो हमेशा हमारे वैलेंस बैंड में होता है, उसे अगर हमें कंडक्शन के लिए अवेलेबल कराना है या चार्ज कैरियर हमें कंडक्शन में अवेलेबल कराना है, तो हमें कितना अमाउंट ऑफ ऑलमोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी अपने सेमीकंडक्टर्स को, और वो इलेक्ट्रॉन हमारे कंडक्शन में अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, इन इंसुलेटर्स क्या होता है हम देखें। इन इंसुलेटर्स आप देखो कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, विच इज़ अ ह्यूज क्वांटिटी। किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को अगर हमें वैलेंस से कंडक्शन में भेजना है तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करना इज़ लिटिल क्रिटिकल। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इंसुलेटर्स में कभी भी हमारा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं हो पाता कंडक्शन में, इसीलिए इंसुलेटर्स कभी भी चार्ज को पास नहीं करते हैं, या हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते हैं। ओके, देन वही हमने जो लास्ट अभी आपको बताया कि कंडक्टिविटी बेसिस पे आप अब इस डायग्राम से समझ सकते हैं, बैंड डायग्राम से समझ सकते हैं कि कैसे कंडक्टर्स में कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि वैलेंस में जो भी इलेक्ट्रॉन है वो ऑलवेज अवेलेबल है इन कंडक्शन, तो बेटर कंडक्टिविटी हमारी कंडक्टर्स में होगी। देन उससे कम अगर हम देखें तो वो हमारे सेमीकंडक्टर्स में होगी, क्योंकि जो गैप है वो ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इट मीन्स वो अचीवेबल है, हम अपने इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन में भेज सकते हैं। इन इंसुलेटर्स हम देखें अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो वो पॉसिबल नहीं है, या हम कह सकते हैं कि उसमें कंडक्टिविटी नहीं होती है या सबसे कम होती है। ओके, देन इट कम्स टू द टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो हमने 2 बातें वहाँ पे डिस्कस करी कि सेमीकंडक्टर्स को हम इलेक्ट्रिसिटी बेसिस पे कैसे डिफाइन कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग इट टू इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। अब बात आती है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स की अगर हम बात करें तो ये 2 तरीके से होते हैं, इसे आप देख सकते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के आगे यहाँ पे प्योर सेमीकंडक्टर्स इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये वो सेमीकंडक्टर्स हैं जो हम अर्थ से मिनरल के फॉर्म में निकालते हैं। ठीक है, तो उसको प्योर करने के बाद, प्योरीफाई करने के बाद जो हमें सेमीकंडक्टर एक्चुअली मिल रहा है उसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। कुछ इसमें हमारे पास डेफिशिएंसी हैं या हम कह सकते हैं कुछ ड्रॉबैक्स हैं हमारे इंट्रिंसिक के साथ, जिसकी वजह से हमने क्या किया है, अपने सेकेंड टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पे हम गए जो कि हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, या हम कह सकते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर। मींस यहाँ पे अभी ये प्योर ना रह के यहाँ पे कुछ एडिशन हुआ होगा कुछ एटम्स का। ठीक है, तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ये भी कुछ 2 टाइप्स के होते हैं विच इज़ एन टाइप एंड पी टाइप। ओके, देन कम्स टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में पहला जो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बताया मैंने, और वो बिल्कुल प्योर सेमीकंडक्टर है। उसका अगर हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। कब? जब हम उसे 0 डिग्री केल्विन पे या -273 डिग्री सेल्सियस पे रखें, तो हम अगर उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखें तो वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई भी चार्ज कैरियर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। देखिए, सारे ही जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो स्टैक्ड हैं, मींस कोई भी इलेक्ट्रॉन या होल हमारे लिए अवेलेबल नहीं है सेमीकंडक्टर में। ठीक है, तो एट 0 डिग्री केल्विन हम कह सकते हैं इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। ठीक है, इंट्रिंसिक एट 0 डिग्री केल्विन की अगर हम बात करें तो वो एक्ट करते हैं एज अ इंसुलेटर। नेक्स्ट इट कम्स टू कि अगर हम इसी जो हमारा सेमीकंडक्टर है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अगर हम उसे और इंक्रीज़ कर दें उसका टेम्परेचर, मतलब हम उसे ऐसे इन्वायरमेंट में ले जाएं जहाँ पे वो 300 डिग्री केल्विन की बात करें या रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस की बात करें, तो वो स्ट्रक्चर कुछ हमारा इस तरीके से दिखेगा। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वो ब्रेक कर जाएंगे, क्योंकि हमने क्या किया है, इसके लेटेस्ट पे हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया है, राइज ऑफ टेम्परेचर कर दिया है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वो ब्रेक हो जा रहे हैं।
ब्रेक होने की वजह से ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो अपने लैटिस में फ्लो करने लग जाएगा एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, और जो वेकेंट जगह रह जाएगी उसे हम एज अ होल रिप्रेजेंट करते हैं, ये होल हो जाता है, ठीक है। लैटिस पे हमें एक होल मिलेगा और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो जनरेट हुआ वो भी हमें लैटिस पे मिलेगा। इन इंट्रिंसिक अब आप देख सकते हो कि कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हुए हैं, तो जितने कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए होंगे इट मीन्स जितने भी इलेक्ट्रॉन अपना लैटिस छोड़ के बाहर गए होंगे उतने ही होल क्रिएट हुए होंगे। तो ये हम कह सकते हैं कि n इज इक्वल्स टू पी मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वो इक्वल हो जाएंगे द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। आई थिंक दिस इज विजिबल टू एवरीवन। और यहाँ पे जो बात हमें नोटिस करने वाली है वो ये है कि एट इंक्रीजिंग, जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है। चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हो गए तो इसका मतलब कि अब वो सेमीकंडक्टर जो है, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट प्रॉपर्टी कहते हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अब चार्ज कैरियर्स क्योंकि अब हमारे पास आ गए हैं तो अब ये इंसुलेटर की तरह नहीं पर ये कंडक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे कंडक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ मेन बात थी जो हमें यहाँ पे करनी थी। बाकी एज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर यही सब मेंशन है यहाँ पे, कंडक्शन इज इंक्रीजिंग और रेजिस्टेंस इज डिक्रीजिंग। हम कह सकते हैं अगर कंडक्शन इंक्रीज हो रहा है इंसुलेटर्स में इट मीन्स रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। ये हमारी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से। यहाँ पे एक बात आई थी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट जैसा कुछ वर्ड था, इस बात का मतलब क्या है। इन कंडक्टर्स हमने 11th-12th में जब भी कंडक्टर्स पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस इन कंडक्टर्स इंक्रीजेस। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं हमारे कंडक्टर्स का, वहाँ पे वो रेजिस्टेंस ज़्यादा शो करने लगते हैं। तो इस बात का सिर्फ इतना मतलब है कि इनसे हम कंडक्टर्स अगर देखें तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि लैटिस स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ही फिक्स्ड होता है। तो हमें पता है यहाँ पे जो एटम्स हैं वो बहुत ही स्टैक्ड हैं यहाँ पे एटम्स, और जो एटम है वो अपनी प्लेस छोड़ के तो नहीं जाएगा। हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो बात अभी हमने करी थी कि ये अपने रास्ते में क्या करेंगे, एटम्स वाइब्रेट करने लगेंगे अपनी जगह पे, ठीक है। वाइब्रेट करने लग गए इट मीन्स जो पूरे वेफर में सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहा था पहले, अब उसके बीच में रास्ते में क्या होगा, हिंड्रेंस आ जाएगा। ये एटम्स जब मूव कर रहे होंगे यहाँ क्या करेंगे, ये रेजिस्टेंस शो कर देंगे हमारे फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो इसीलिए ये हम कह रहे थे कि जब भी हम कंडक्टर्स में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है या कंडक्शन डिक्रीज हो रहा है। इस बात को हमने हमेशा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की तरह समझा कि कंडक्टर्स जो हैं हमारे पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसी का बिल्कुल रिवर्स हो रहा है हमारे सेमीकंडक्टर्स में, जो अभी हमने डिस्कस किया कि सेमीकंडक्टर्स में ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट प्रॉपर्टी शो करता है। क्यों ऐसा कह रहे हैं कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अभी हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में देखा कि कंडक्शन इंक्रीज हो रहा था, किस वजह से, वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड्स जो थे वो ब्रेक हो रहे थे। ब्रेक होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन थे वो फ्रीली अवेलेबल हो जा रहे थे वेफर में, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो इट मीन्स कंडक्शन इंक्रीज हो गया, कंडक्शन इंक्रीज हो गया तो हम इसका रिवर्स कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस कम हो गया। तो ये हमारा क्या हो रहा है, रिवर्स चीज़ हो रही है जो हमने हमेशा कंडक्टर्स में पढ़ी। इसीलिए हम इस प्रॉपर्टी को तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते थे, तो इसको हमने नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कह दिया सेमीकंडक्टर्स को। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट कम्स टू कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं इसी सेमीकंडक्टर्स में जो अभी आपने देखी, बस उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, कैसे अभी हमने देखा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल पेयर कैसे जनरेट हुआ, ठीक है। तो वो कैसे हुआ था, चार्ज कैरियर ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट। हमारे जो चार्ज कैरियर थे या कोवेलेंट बॉन्ड जो था हमारे एटम्स में, ठीक है, हमने ऐसे देखा कि सिलिकॉन और सिलिकॉन एक बॉन्ड बनाए हुए था, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ था, और क्या हो रहा था, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर या डिफरेंट कुछ भी प्रेशर्स हम जो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे इंट्रिंसिक में ये बॉन्ड ब्रेक हो जा रहा है या कोई एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एनर्जी गेन करके अपने लैटिस से फ्रीली अवेलेबल हो जा रहा है, ठीक है। तो जैसे ही ये फ्रीली अवेलेबल हुआ इट मीन्स इसने पीछे क्या किया, एक होल को, यहाँ पे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हुआ ही, उसके साथ ही एक होल भी क्रिएट हुआ, ठीक है। तो दिस इज ओनली द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। नेक्स्ट कम्स टू रिकॉम्बिनेशन। व्हेन अ फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर
विद अ होल इट इज़ कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। रिकम्बाइन कर रहा है कोई, और कौन करेगा? यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपनी लैटिस से निकला और थोड़े ही टाइम बाद वो क्या होगा, किसी अदर होल पे, वेफर में और भी होल्स होंगे, किसी अदर होल पे जाके क्या कर जाए, ज्वाइन कर जाए उसे या रिकम्बाइन कर जाए, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। ठीक है। देन ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन ऑब्वियस सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन जाके होल्स पे रिकम्बाइन कर गया तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर दिख रहा था हमें, वो डिसअपियर हो जाएगा। और डिसअपियर क्यों हो गया? क्योंकि अब वो फिर से लैटिस पे जाके क्या कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना दे रहा है डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। नेक्स्ट कम्स टू कैरियर लाइफ टाइम। इट इज़ द इंटरवल ऑफ टाइम फ्रॉम ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड अंटिल इट्स रिकम्बिनेशन। मीन्स ये जो हमने अभी ड्रॉ कर रखा है कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी लैटिस से निकल के बाहर गया और किसी और होल के साथ चाहे वो रिकम्बाइन कर जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई डिफरेंस तो है नहीं कि किसका इलेक्ट्रॉन किस एटम का क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, हमारा सेम एटम्स की बात हो रही है। तो जब ये रिकम्बाइन मतलब ये पहले तो जनरेट हुआ और जनरेट होने के बाद किसी होल पे जाके रिकम्बाइन कर गया, जो ये टाइम है, और ये टाइम हम कोई एक इलेक्ट्रॉन का नहीं निकाल सकते, बट दिस इज़ द एवरेज लाइफ टाइम एंड इट इज़ इन द रेंज ऑफ, अगर हम देखें तो 1 माइक्रो सेकेंड्स टू नैनो सेकेंड्स। मतलब ये बहुत कम टाइम होता है कि इलेक्ट्रॉन अपने लैटिस से बाहर निकले और किसी होल्स में जाके रिकम्बाइन कर जाए। तो दिस टाइम जो होता है उसी को हम कहते हैं कैरियर लाइफ टाइम। ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हमने देखे, उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, तभी हमने कहा कि हम नेक्स्ट एक्सट्रिंसिक की हमने इन्वेंशन ही करी होगी। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने देखा कि कंडक्टिविटी बहुत स्मॉल थी। जब हम उसे रूम टेम्परेचर पे भी रख रहे हैं तब वो जाके क्या कर रहा है, कुछ कंडक्टिविटी शो कर रहा है। ठीक है। तो इसीलिए हमने देखा कि वहाँ पे कंडक्टिविटी बहुत स्मॉल थी, इसीलिए सूटेबल नहीं है हमारे प्रैक्टिकल ऑपरेशंस में, क्योंकि हमें चाहिए क्या, ऐसे डिवाइसेस जो एम्प्लीफिकेशन कर सकें। तो एम्प्लीफिकेशन वो तभी कर सकते हैं जब चार्ज कैरियर्स नंबर में ज़्यादा होंगे, पर इंसुलेटर में वो पर हमने अभी इंट्रिंसिक में देखा कि वो चीज़ हमारी अचीव नहीं हो पाई। ठीक है। एक ओनली जो हमारा पिन डायोड है उसमें हम क्या करते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को यूज़ करते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट कम्स टू एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेकेंड टाइप ऑफ हमारा सेमीकंडक्टर जो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये हमें नेचर से मिला है, अर्थ से डिग करके हमें मिलता है प्योरेस्ट फॉर्म। उसमें अगर हम कोई इम्प्योरिटी को ऐड कर दें तो हम कहते हैं कि अब जो सेमीकंडक्टर बन के आएगा उसी का नाम हम देते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है। आई होप इस चीज़ से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अगर हम इम्प्योरिटी की बात करें तो अब ये हम इम्प्योरिटी कुछ और तो नहीं, कुछ फर्दर एटम्स ही ऐड करेंगे। तो ये इम्प्योरिटीज़ भी दो तरीके की होती हैं, तभी हमारे 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स बने थे, जो कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं। इम्प्योरिटी को हम एक्सेप्ट इम्प्योरिटी भी कह सकते हैं और डोनर इम्प्योरिटी भी कह सकते हैं। साथ ही साथ इसे हम ट्राइवेलेंट एटम्स जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होगी तभी हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बना पाएंगे, और वैसे ही पेंटावेलेंट को अगर हम ऐड करते हैं एटम्स को तो हम एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बना पाते हैं। नेक्स्ट कम्स टू एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी, दैट इज़ द प्रोसेस जिसे हम कहते हैं डोपिंग। ठीक है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं, एक प्योर चीज़ में कुछ और अदर एटम्स को ऐड कर रहे हैं जिसे हम इम्प्योरिटी एडिशन कह रहे हैं, और ये जो प्रोसेस है उसी को हम डोपिंग नाम से जानते हैं। डोपिंग इज़ द इंटेंशनल इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज़, मतलब ये इंटेंशनली हमने क्या किया है, इंट्रिंसिक में ये एटम्स को ऐड किया है, और वो करने से हमारा फ़ायदा क्या हुआ है, इनटू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फॉर अ पर्पस ऑफ मॉड्यूलेटिंग इट्स इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल एंड स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़। मीन्स हम जब एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी कर रहे हैं तो अब जो हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन के आ रहा है वो ज़्यादा बेहतर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल और स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। ठीक है। तो बेसिकली अभी हमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करना है। तो नेक्स्ट कम्स टू जो डोप्ड मटेरियल आएगा उसी को हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कह रहे हैं। ठीक है। तो इंट्रिंसिक में हमने एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी करा और जो हमें अब सेमीकंडक्टर मिला है उसे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। नेक्स्ट कम्स टू मटेरियल। ओके, अब जो मटेरियल का चार्ज कॉन्सेंट्रेशन होगा दैट विल बी इंक्रीज्ड। अभी हम आगे और पिक्चोरल रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे।
इंक्रीज्ड डोपिंग लीड्स टू इंक्रीज्ड कंडक्टिविटी ड्यू टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैरियर। तो हमें इंट्रिंसिक में यही प्रॉब्लम थी कि हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स कम मिल रहा था, और उसी को बेनिफिट करने के लिए हमने क्या किया था, उसी को सही करने के लिए हमने क्या किया था, चार्ज कुछ हमने यहाँ पे डोपिंग करी थी, एडिशन ऑफ एटम्स किया था, जिसकी वजह से हम एक्सट्रिंसिक पे आए थे। तो ये बात मैंने यहाँ पे बहुत बार बोली, इसीलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि एक्सट्रिंसिक हमने बनाए ही क्यों, जस्ट टू क्रिएट अ कनेक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट कम टू टाइप्स ऑफ डोपेंट। अब 2 तरीके के डोपेंट हैं, जिसकी वजह से हमने तभी कहा कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी 2 टाइप्स के थे। ठीक है, तो सब जो पहला हमारा सेमीकंडक्टर है उसे हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एडिशन, जो हमारा डोपेंट है उसे हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी भी कह सकते हैं। ट्राइवेलेंट नाम जो आया है वो इस बात से आया है कि ये एटम्स ऐसे हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर है 3, या हम कह सकते हैं जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3 हैं, इसीलिए हम इसे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी कहते हैं। इन इम्प्योरिटीज़ को हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, अभी आगे के लेक्चर में हम कवर करेंगे। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो बोरॉन है, गैलियम है, ठीक है, इंडियम और एल्यूमिनियम। अगर इन एटम्स को हम अपने इंट्रिंसिक के साथ एडिशन करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स को ऐड कर रहे हैं। ओके, देन कम्स टू पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एडिशन, जिसे हम इस इम्प्योरिटी को डोनर इम्प्योरिटी भी कहेंगे। सेम चीज़ अभी हम आगे कवर करेंगे। एटम्स हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन्स, ये एटम्स कौन से हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए हम इनका नाम जो देते हैं वो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी कहते हैं। ठीक है, जो एग्जांपल्स हैं वो कुछ फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया। ओके, तो दिस वाज अबाउट द डोपेंट्स कि हम क्या क्या एटम्स ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स टू पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो जो हमारा एक्सट्रिंसिक में फर्स्ट टाइप था वो पी टाइप सेमीकंडक्टर है। पी टाइप सेमीकंडक्टर को आप देख सकते हैं, मीन्स हमारा जो सिलिकॉन का एटम था, हमें पता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में ऐसे ही 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी वो शेयरिंग करता है। और हम कर क्या रहे हैं, अब यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं। हम एडिशन कर रहे हैं किसका, हमने अभी एग्जाम्पल लिया है बोरॉन का, जो कि एक 3 वैलेंसी वाला हमारा एटम है, मीन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बोरॉन अब आप देख सकते हैं कि हमने इसे रेड से ऐसे मार्क किया हुआ है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक स्पेस क्या है, ये वेकेंट है। ठीक है, जब हम इसका एडिशन अपने सिलिकॉन के साथ करते हैं तो कुछ इस तरीका हमारा जो है स्ट्रक्चर बनता है। आप देख सकते हैं कि सिलिकॉन वेफर बिल्कुल वैसे ही इंट्रिंसिक फॉर्म में है। एक में जो हमने एडिशन किया है इम्प्योरिटी का, वो आके बीच में हमारे बैठ गया है, और इसने क्या किया है, अपने ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, शेयर कर लिया है सिलिकॉन के साथ। जो उसके पास 3 अवेलेबल थे वो उसने शेयर कर लिया सिलिकॉन के साथ। पर ये जो सिलिकॉन है इसकी नीड आप देखिए रह गई, क्यों, क्योंकि हमारे बोरॉन में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स है। सिलिकॉन ने तो अपना एटम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अवेल करा रखा है, पर बोरॉन के पास ये इलेक्ट्रॉन नहीं है। और इस वेफर में अब हम देख सकते हैं कि ये कुछ और नहीं, इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस वेफर में हमारे पास एक होल हो गया है, जो कि एक चार्ज कैरियर है। इन सेमीकंडक्टर चार्ज कैरियर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमने होल कैसे क्रिएट किया, एक ट्राइवेलेंट एटम को ऐड करके। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर रिजल्ट्स इन लैक ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड इट बिकम्स अ होल। जो हमारा वैकेंसी रह गई उसे हम होल की तरह रिप्रेजेंट करें, जो कि एक चार्ज कैरियर है। अब हम यहाँ पे बात करें अगर कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे हमारे पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में, तो मेजॉरिटी में आप देख सकते हैं कि एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी ने क्या किया है, होल का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ किया है। होल का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ किया है, इट मीन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम कह सकते हैं माइनॉरिटी में होंगे। ठीक है, और जो मेजॉरिटी में होंगे वो होल्स होंगे इन पी। तो हम कह सकते हैं कि इन पी टाइप अगर हम एक ऐसा वेफर ड्रॉ करें तो इस बोरॉन ने क्या किया है, यहाँ पे एक्चुअल में एक वैलेंसी क्रिएट कर दी है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि बोरॉन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इस इलेक्ट्रॉन ऑफ सिलिकॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो वो एक काम क्या कर रहा है, वो काइंड ऑफ बोरो का काम कर रहा है। तभी हम क्या कर रहे हैं, बोरॉन को एज अ नेगेटिव आयन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसने क्या किया है, एक होल का क्रिएशन किया है, मतलब हमारे इस वेफर में होल हमें मिला है। तो दिस कम्स टू लाइक हम कह सकते हैं यहाँ पे मेजॉरिटी में हमारे होल्स हैं और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, नेक्स्ट कम्स टू एन टाइप सेमीकंडक्टर। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर हम क्या कर रहे हैं,
सिलिकॉन वेफर, बिल्कुल वही सेम एग्जांपल मैंने लिया है सिलिकॉन का, जो कि हमारा सेमीकंडक्टर है, ठीक है। उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे फॉस्फोरस को ऐड किया है, ओके, फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस हमें जानते हैं कि ये एक पेंटावेलेंट एटम है, मींस इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब हम इसका एडिशन अपने सिलिकॉन वेफर में करेंगे तो हम देख सकते हैं कि क्या होगा। ये वेफर में हम जो फॉस्फोरस हमने ऐड किया, 4 इलेक्ट्रॉन्स जो फॉस्फोरस के हैं वो तो हमारे क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे सिलिकॉन के साथ, और यहाँ पे फॉस्फोरस का 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो फ्री अवेलेबल है हमारे पास। इट मीन्स कि ये हम कह सकते हैं यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर मिल गया। एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर वो भी क्या, इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं इन एन टाइप जो हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो क्या होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, दिस विल बी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। और माइनॉरिटी में हमारे पास यहाँ पे होल्स होंगे। अब बात आती है, मैं बार बार यहाँ पे अभी माइनॉरिटी की भी बात कर रही हूँ, हमने पिछले बार में भी किया। ये कहाँ से आए, मतलब हमें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो दिख रहे हैं जो कि हमारे मिक्सिंग ऑफ दिस फॉस्फोरस की वजह से आया, पर ये होल्स कहाँ से आए। तो इंट्रिंसिक जो हमारा सिलिकॉन था वो इनिशियली तो इंट्रिंसिक था ना, इंट्रिंसिक था। तो अब हम जब भी उस पर मिक्सिंग कर रहे हैं अपने फॉस्फोरस की, तो टेम्परेचर का वेरिएशन ज़रूर हुआ होगा, तभी हम मिक्स कर पा रहे हैं। टेम्परेचर का वेरिएशन होगा तो इंट्रिंसिक में हमें पता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स और होल तो ज़रूर बने हुए होंगे, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक किए होंगे। उसी वजह से हम कह सकते हैं कि अभी हमने भले ही कहा कि एन टाइप में हमें मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, लेकिन माइनॉरिटी भी रहेगा जो कि हमारा होल्स है। आई होप दिस पार्ट इज़ क्लियर, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस बात को समझ पाएँ ताकि आप बेहतर कनेक्टिविटी आगे कर सकें अपने सारे बीजेटीज़ और एफईटीज़ में। देन कम्स टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर भी लिया। कभी आप ऐसे देख सकते हैं कि n+ करके अगर कहीं पे वेफर आता है हमारा, ओके। लास्ट इस वाले में एक बात मैं बताना भूल गई कि आप क्या कर रहे हो, ये n टाइप नाम हमने क्यों दिया है, n टाइप या p टाइप नाम हमने क्यों दिया था, क्योंकि हमने देखा कि n टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो हैं, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। मीन्स इस वेफर में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिल रहे होंगे, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हम इसका नाम जो दे रहे हैं इस वेफर का, उसे हम n टाइप लिख रहे हैं। वैसे ही p टाइप में क्या था, मेजॉरिटी में होल्स थे, और हमें पता है मेजॉरिटी होल्स थे, और होल्स हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। तो इसीलिए हमने p फॉर पॉजिटिव, एंड दैट्स वाई हमने वहाँ पे जो वेफर का नाम दिया था p टाइप सेमीकंडक्टर कहा था उसे। आई होप दिस इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट कम्स टू द प्रेजेंटेशन। तो अगर हम n+ लिख के दे रहे हैं, दैट मीन्स कि हमने n टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे जो इम्प्योरिटी एडिशन हुआ है वो हाई हुआ है, ठीक है। तो n+ से उसे हम रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर हम p- लिख रहे हैं, दैट मीन्स कि है तो ये हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर p टाइप, लेकिन उसमें जो हमने एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी करी है या डोपिंग करी है वो बहुत लाइट है, ओके। देन प्रेजेंटेशन में ये आता है कि p टाइप का वेफर कुछ ऐसा ही होगा जैसे अभी हमने डिस्कस किया, क्योंकि यहाँ पे हमने एडिशन ऑफ दोज एटम्स किया है जो ट्राइवेलेंट थे, मतलब उन्होंने, बोरॉन ने क्या किया था, सिलिकॉन के वेफर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था, ठीक है। अट्रैक्ट कर लिया था मतलब एक्सेप्टर आयन था वो, और उसने वहाँ पे सिलिकॉन के वेफर में एक होल क्रिएट कर दिया था। तो हमने बोरॉन को एज अ आयन रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे, जो माइनस आयन की तरह, और जो इसने होल क्रिएट किया है उसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेफर फॉर्म में। नेक्स्ट कम टू n टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ऐसे एटम्स को ऐड किया है जहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, और फॉस्फोरस ने क्या किया था, 4 इलेक्ट्रॉन्स तो उसने पेयरिंग कर ली थी, एक उसने क्या किया था, डोनेट कर दिया था। तभी इन एटम्स को हम डोनर एटम भी कह रहे हैं। और डोनर एटम ने क्या किया, मीन्स डोनर हम कह रहे हैं, और मैंने जैसे आपको याद करने के लिए बताया था कि आप इसे एक पॉजिटिव आयन की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे ये पॉजिटिव आयन का मतलब है कि ये एक फॉस्फोरस की बात हो रही है, और साथ ही साथ उस एक फॉस्फोरस ने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया होगा, तो ये हमारा पॉजिटिव डोनर आयन हो गया, और साथ ही साथ उसने डोनेट क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन। तो हम इस तरीके से p और n को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन कम्स टू वाई वी प्रेफर सिलिकॉन ओवर जर्मेनियम। अभी तो हमने देखा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम टाइप के वेफर हमारे पास होते हैं इन सेमीकंडक्टर्स।
अब बात आती है कि जर्मेनियम और हमारे पास सिलिकॉन दोनों ही हैं, उसमें से हम सिलिकॉन को ही ज़्यादा क्यों प्रेफर करते हैं। तो हम अगर देखें कि हमारा जो सिलिकॉन है वो उसकी टेम्परेचर सेंसिटिविटी क्या है, वो फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। मीन्स हम कह सकते हैं कि एट रूम टेम्परेचर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज़ फ्यूअर फ्री इलेक्ट्रॉन्स देन जर्मेनियम क्रिस्टल, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट सिलिकॉन विल हैव मच स्मॉलर कलेक्टर कट ऑफ करंट देन जर्मेनियम, ठीक है। जब बीजेटीज हम आगे कवर करेंगे वहाँ पे आप और बेटर, या डायोड जब हम पढ़ेंगे तब आप इस कलेक्टर कट ऑफ को और समझ पाएंगे। यहाँ पे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि टेम्परेचर वेरिएशन, अगर किसी डिवाइस में टेम्परेचर की वजह से उसकी प्रॉपर्टी में वेरिएशन आता है तो ऑब्वियस ही बात है हम ऐसा डिवाइस यूज़ करना प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है। कि हम अगर किसी डिवाइस को इस टेम्परेचर में यूज़ कर रहे हैं और पता चला हम कहीं और ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, तो क्या प्रॉब्लम आएगी। अगर वो अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर दे तो हम तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो एक्चुअल में यही कंडीशन है यहाँ पे। सिलिकॉन के जो वेफर्स हैं वो टेम्परेचर सेंसिटिव उतने नहीं हैं जितने जर्मेनियम के होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम सिलिकॉन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। द वेरिएशन ऑफ कलेक्टर कट ऑफ करंट विद टेम्परेचर इज़ लेस इन सिलिकॉन कंपेयर टू जर्मेनियम। वही बात जो मैंने अभी डिस्कस करी, ठीक है, कि डिपेंडेंसी या टेम्परेचर का वेरिएशन सिलिकॉन वेफर्स हमारे कम शो करते हैं, जर्मेनियम मेजर जो है वेरिएशन शो करते हैं, इसलिए हम उसे कम प्रेफर करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ जर्मेनियम क्रिस्टल्स विल डिस्ट्रॉय एट हाई टेम्परेचर। तो क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट इसकी प्रॉपर्टी में आ रहा है तो इसका मतलब कि उसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी। तो वही पॉइंट है ये कि जो जर्मेनियम है वो हाई टेम्परेचर में अगर हम ले गए तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन अगर सिलिकॉन की बात करें तो वो इतना ईजिली डैमेज नहीं होता है। तो ऑब्वियस सी बात है हम सिलिकॉन को ही ज़्यादा प्रेफर करेंगे। पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग ऑफ सिलिकॉन डायोड्स आर ग्रेटर देन द जर्मेनियम डायोड्स। ये भी एक रेटिंग है, प्रॉपर्टी है हमारी सिलिकॉन की। जब हम आगे डायोड्स को कवर करेंगे वहाँ पे ये पॉइंट आएगा कि कैसे हम देखते हैं कि सिलिकॉन हमें रिवर्स में भी एक रेंज प्रोवाइड करता है, ताकि कभी भी अगर फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी होती है या करंट की फ्लक्चुएशन या वोल्टेज का वेरिएशन होता है तो हमारा डिवाइस जो है वो डैमेज नहीं होना चाहिए। तो दिस कम्स अंडर दिस पॉइंट, जिसे हम और आगे पीएन डायोड्स में कवर करेंगे। सिलिकॉन इज लेस एक्सपेंसिव ड्यू टू ग्रेटर अबंडेंस ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो वन पॉइंट जिसमें हम देख सकते हैं कि सिलिकॉन थोड़ा चीपर है हमारे लिए, इसलिए हम उसे और प्रेफर करते हैं। एक बात यहाँ पे और आती है, बट देयर इज डिसएडवांटेज फॉर सिलिकॉन ओवर जर्मेनियम। कुछ सिलिकॉन में डिसएडवांटेज भी है, ऐसा नहीं कि सारे बेनिफिट सिर्फ सिलिकॉन में ही हैं और सिर्फ जर्मेनियम हमारा ख़राब है, नहीं। कुछ आप देखें कि जो पोटेंशियल बैरियर ऑफ सिलिकॉन है इज़ मोर कंपेयर्ड टू जर्मेनियम। आगे हम कवर करेंगे इस बात को कि सिलिकॉन के वेफर को वर्किंग शुरू कराने के लिए हमें 0.7 वोल्ट्स तक का एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, जिसे हम पोटेंशियल बैरियर के नाम से यहाँ कह रहे हैं। और वहीं अगर जर्मेनियम में हम देखेंगे तो ये 0.3 वोल्ट्स होती है, ठीक है। तो हमारे लिए बेटर होता है ऐसा कि हम कम एनर्जी प्रोवाइड करें और अपने डिवाइस को ऑन कर लें। ये ड्रॉबैक भले ही हमारे सिलिकॉन के साथ है, लेकिन जो नंबर ऑफ एडवांटेजेस हमने ऊपर देखे एक्चुअली वो हमारे लिए ज़्यादा प्रेफर, मतलब हम एक ऐसा ही डिवाइस डिज़ाइन करना चाहेंगे जिसके साथ डिसएडवांटेजेस कम हो पर बेनिफिट्स ज़्यादा हों, ओके। तो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन एंड थैंक यू।